फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी 132 का आज हम अध्ययन करेंगे और ये इस यूनिट का लास्ट वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबा दें। इससे क्या होगा कि आप जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय आपातकाल। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 360 कितना अनुच्छेद जो है 360 के द्वारा क्या होगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, बस इतना याद रखना है। आगे देखिए, इस प्रावधान के अंतर्गत यदि देश में वित्तीय संकट हो, वित्तीय अस्थिरता हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगर देश में वित्तीय खाने पीने या पैसे की कमी हो, ऐसा वित्तीय आपातकाल हो तो इस अनुच्छेद के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। बाद में क्या हुआ है, देखिए बाद में 1979 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा यह बदलाव किया गया है कि ऐसा घोषणा के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित करना चाहिए। क्या हुआ कि 1979 ईस्वी में 44वें संशोधन के द्वारा यह बदलाव किया गया कि राज्यसभा और लोकसभा से परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ बिल पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ही ये संकट वित्तीय जो आपातकालीन जो है ये लगाया जा सकता है। ठीक है, यह घोषणा के 2 महीने के अंदर ही पारित किया जाना चाहिए। घोषणा हो जाती है तो 2 महीने के अंदर पारित कर देना चाहिए। चलिए यहाँ तक हम वित्तीय आपातकाल को पढ़ लिए। चलिए आगे देखते हैं संवाद में। चलिए 4.6 संवाद पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता को देखते हुए संघीय ढांचे की व्यवस्था की थी। ठीक है, एक तरह का माने हर एक तरह का, हम लोग पिछले पार्ट्स में पढ़े हुए हैं कि हर एक तरह की व्यवस्था की गई है, सबको ख्याल रखा गया है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। जिसमें एक मजबूत केंद्र सरकार हो। संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, भाग 11 में, संविधान के भाग 11 में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध क्या है, कैसा किसका काम होगा, उस पर प्रावधान दिया गया है संविधान 11 के भाग में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान राज्यों में भी कुछ विशेष अधिकारों के तहत सरकार के गठन की बात करता है। ठीक है, इस प्रकार भारत के संविधान में केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दोनों के लक्षण मौजूद हैं। ठीक है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दोनों लक्षण मौजूद हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 1 या 1.5 दशक के बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, स्वतंत्रता जब हमें मिली थी 1947 ईस्वी में, वहाँ से 1 से 1.5 दशक मतलब 10 से 15 साल, ठीक है, के बाद भी केंद्र और राज्यों के बीच कोई समस्या नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्वानों ने इसे जवाहरलाल नेहरू की करिश्माई नेतृत्व को श्रेय दिया था। ठीक है, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे जो हैं बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने कहा कि ये जवाहरलाल नेहरू के कारण ही ऐसा परिस्थिति को हम संभाल सके। जिसने ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ज़्यादातर राज्य में कांग्रेस की ही सरकार थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, केंद्र में भी थी, बहुत सारे राज्य में कांग्रेस थे और केंद्र में भी कांग्रेस थे, जिस तरह से तालमेल अच्छा बना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब केंद्र एवं राज्यों के बीच तनाव पैदा हो गया। कब से? जब इंदिरा गांधी बनी तब से, क्योंकि इंदिरा गांधी का लक्ष्य केंद्र को मजबूत बनाना था, क्योंकि उसका लक्ष्य था केंद्र मजबूत बने, केंद्र सबसे बड़ा मजबूत बने। इसलिए ये क्या हुआ, क्योंकि 1975 में आपातकाल भी लगाया गया था, क्योंकि इसीलिए केंद्र को मजबूत बनाने के लिए ही 1975 में आपातकाल
की घोषणा की थी। किसने? इंदिरा गांधी ने, जो उस समय की प्रधानमंत्री थी। राज्यों के नेतृत्व भी काफ़ी कमज़ोर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1990 के आसपास राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी बदल गया था। कुछ थोड़ा सा राजनीतिक जो तस्वीर था चेंज हो गया था। केंद्र में भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी। फिर से केंद्र सरकार में बहुमत नहीं बनी। इसे क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर निर्भर कर रहना पड़ा है, जो आसपास की पार्टी जो मिलकर उन्हें सपोर्ट किए, जिससे वजह से सरकार बनने लगी केंद्र में। चलिए देखते हैं क्या है कि जैसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और एआईएमडीएमके तमिलनाडु, तेलुगु देशमी पार्टी आंध्र प्रदेश में, सेना शिवसेना महाराष्ट्र में, नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर तथा असम गण परिषद असम में मजबूती पार्टी थी। इसके अलावा जनता पार्टी के गुट भी कई राज्यों में अपना जनाधार मजबूत करने लगे, मजबूत सफल होने लगे। 1990 में परिस्थिति इतना बदल गया कि वो क्या हुआ कि केंद्र में पूर्ण बहुमत से भी वोट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो निर्भर रह गई क्षेत्रीय पार्टियों पर, छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टियों पर निर्भर रह गई, जिसकी वजह से आगे सरकार बनी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वो पार्टी का नाम दिया हुआ है, पीपुल कांग्रेस तमिलनाडु के थे, आंध्र प्रदेश के थे, शिवसेना के थे, ये सब बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4.1 केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य का संबंध कैसा था, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के संबंध की समस्या राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनने के बाद शुरू हुई थी। क्या हुआ कि जब कांग्रेस सरकार थी सभी राज्यों में तो सब ठीक ठाक था। कांग्रेस सरकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को बनने लगी, तब से तालमेल जो बिगड़ गया, जिसकी वजह से पूरी समस्या समाधान नहीं हो पाया। हर एक समस्या का केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव होने लगा, कोई समस्या सुलझ नहीं सकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1960 में दशक में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1960 के दशक में जितने भी था सब गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। ठीक है, उसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल था उस समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय संबंध क्या थे? सबसे अधिक विवाद का कारण केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध थे। ठीक है, वित्तीय पैसा कितना मिल रहा है, विशेषकर चलिए विशेषकर संसाधनों का बंटवारा केंद्र राज्य द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि से है। लंबे समय से राज्य अपने लिए संसाधनों का बड़ा हिस्सा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब नए प्रस्ताव के प्रदर्शन के हिसाब से अनुदान मिलेगा। तो ये तनाव किस तरह हुआ केंद्र और राज्यों के बीच में कि पैसे से कितने हमके पैसे अनुदान मिल रहा है, कितना हमें पैकेट मिल रहा है, कितना का हमको ये मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, इसको ज़्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया, जिसकी वजह से दोनों में तनाव हो गई। चलिए आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बाद राज्यपाल शासन। राज्यपाल का क्या शासन है वो हम देखेंगे। चलिए, दूसरा सबसे प्रमुख विवाद का कारण केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध में राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन था। यह है, राज्यपाल मुख्य तौर पर केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। केंद्र जो सरकार है वही राज्यपाल मनोनीत करते हैं। सरकारीय आयोग ने 1988 में यह सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से भी सलाह लेनी चाहिए। कब हुई? 1988 में। लेकिन इस सिफारिश को नहीं माना गया। सिफारिश आयोग ने सहयोगात्मक संवाद की वकालत की थी। ठीक है, किसी ने माना नहीं। ठीक है, और इसकी वकालत की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सापेक्ष लचीलापन नेक्स्ट टॉपिक है 4.7 में, सापेक्ष लचीलापन। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि विद्वान जो थे, विद्वान ने संविधान को सजीव दस्तावेज माना है, जो चलता फिरता समझ लीजिए कि है। ठीक है, इसे बदलते हुए समय में साथ परिवर्तित होना चाहिए।
संविधान में संशोधन करना इसके लचीलेपन को दर्शाता है। ये लचीलापन है कि जब चाहे जब संविधान में संशोधन कर सकता है। हाँ भाई, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं था, ऐसा वैसा हो जाए। ठीक है। संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता का इसकी आंतरिक विशेषता का बनाया गया है। कोई मान लीजिए कोई नियम है, उससे कोई दिक्कत हो रहा है अब आजकल के अनुसार, तो उसे चेंज करके तो बदल सकता है। तो ये है आंतरिक विशेषता उसका था। ठीक है। जब संविधान में संशोधन किया जाता था या किया जाता है, तो यह आशा की जाती है कि अच्छा बदलाव लाएगा, यह अच्छा बदलाव लाएगा। अन्य शब्दों में इससे अधिक प्रदान किया जाएगा, ना कि वापस लिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सांसद को यह अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 68 के द्वारा जो आर्टिकल 368 जो था, उसके अंतर्गत सांसद को अधिकार दिया गया है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है। संशोधन से संबंधित प्रावधान या प्रक्रिया कठोर एवं लचीली दोनों ही है। ठीक है। आसान भी है और मुश्किल भी है। ठीक है, इसको पास करना। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन कुछ संशोधनों के लिए सांसद को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा वोट चाहिए उनको। ठीक है, तभी ये पास होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा भी राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद राष्ट्रपति की सहमति भी आवश्यक है। सब कुछ हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर करे, साइन करे, तभी वो पास होता है। ठीक है, ये भी उसमें एक पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। दो सबसे प्रमुख इस संशोधन के घरेलू पहलू हैं। पहला, संसद को इस संपूर्ण अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। सांसद को पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और दूसरा, संविधान ही सर्वोपरि है। दूसरे, संविधान तो सर्वोपरि है ही। कुछ आलोचक यह मानते हैं कि संविधान ही सर्वोपरि है क्योंकि सांसद भी उसी का सृजन है। ठीक है, संविधान ही मेन है, बड़ा है, और उसी से निकला है सांसद। तो सांसद का भी सृजन किया है किसने, संविधान ने। बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया कि सांसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचा जो है, जो पॉइंट है, उसको समझ नहीं, उसमें पॉइंट, एक पॉइंट है उसके अंदर कर सकती है, लेकिन वो पॉइंट को नहीं कर सकती है। ठीक है ना। कोई एक पैराग्राफ हो उसको नहीं कर सकती है, कोई एक लाइन उसको नहीं कर सकती, उसके अंदर वाले भाग को कर सकती है। ठीक है। तथा मतलब उस लाइन में क्या अंदर है, क्या क्या प्रावधान है, उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, सांसद को उतना ये है अब मिला हुआ है हक। तथा सर्वोच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि जो संशोधन किए जाएंगे वे संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है। क्या करने जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय यह तय करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, जो अभी फ़िलहाल दिल्ली में मौजूद है। 1911 से ही 1911 से ही दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले कोलकाता था सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे देखते हैं कि जो संशोधन किए गए हैं वे संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है। जो मूल ढांचा है उससे ठीक विपरीत है या नहीं, उसको देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कुछ टिप्पणी करने का। तो पहला इसमें टिप्पणी करना है हमें, भारत के संविधान में संशोधन के लिए सांसद की शक्ति का परीक्षण कीजिए। दूसरा नंबर क्या है कि क्या भारतीय सांसद संविधान के मूल संरचना को संशोधन कर सकता है। ये हम दोनों पढ़े हैं। एक अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको जितने सारे इस यूनिट में जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा सारांश पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान एक सफलतापूर्वक दस्तावेज है। बहुत ही अच्छा संविधान बनाया गया है, बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत से हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें लोकांतरिक परंपरा के मूल्यों को मजबूत बनाया है। इसने जो परंपरा स्थापित की है वह सामान्यतः विसंगतियों को दूर करने के लिए है। जो विसंगति, जैसे कोई घटना हुआ, चाहे कुछ केस ऐसा कुछ आ गया है, कैसा कुछ हो गया, उसको हम मिटाने हटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, समाधान को खोजने के लिए, ये विसंगतियों को दूर करने के लिए भारतीय संविधान बना है। ठीक है, इसके बाद करने के लिए
जो इसकी सफलता है, संविधान संघवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। मूल अधिकारों की गारंटी भी देता है ये संविधान। अधिकार मेरा क्या क्या है वो देता है, तथा राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सांसद एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच संतुलन बनाने की भी कोशिश करता है। कौन? ये हमारा संविधान, संविधान संघ। किसमें? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जो है सांसद, जो हमारे पीएम के मंत्रिमंडल होते हैं वो, और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में संतुलन बनाने के। अगर संतुलन नहीं हुआ तो फिर डगमगा जाएगा, फिर से सरकार गिर फिर जाएगी, जिसकी वजह से हमको तालमेल बनाने के लिए कुछ कुछ प्रावधान दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। चलिए, ये और क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी है। चलिए हम एक वीडियो ला देंगे उस पर। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले दिन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इग्नू की जो बीएजी कोर्स के जो इग्नू के छात्र हैं, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो, और कैसा क्या क्या चाहिए आपको, कंटेंट कुछ चाहिए है क्या नहीं चाहिए, आप कमेंट करिए कैसा लग रहा है। और आप पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम जून में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी 17 तारीख के बाद ही मालूम चलेगा, जब तो लॉकडाउन हटेगी तब, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।